वेलकम टू द CPW वर्ल्ड। आज हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी रावत, जो एक स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हैं। आज हम हैं अथर्वा स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर। डॉक्टर अश्विनी रावत अथर्वा स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर की डायरेक्टर हैं। उनको 21 साल का एक्सपीरियंस है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्पीच एंड हेयरिंग केयर क्या होता है। स्पीच थेरेपिस्ट क्या होती है? स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी बच्चे या अडल्ट को बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अटक अटक के बोले, या फिर किसी वर्ड को अलग तरीके से बोले, उस पे हमें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हेयरिंग केयर तो आप जानते ही होंगे, जब हमें कोई सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये बच्चे में भी होती है और ये हमें बुजुर्गों में भी हो सकती है, अडल्ट में भी हो सकती है। जब हमें कोई सुनने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कान से पानी निकलना, या फिर सुनने में कान के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर हमें हेयरिंग केयर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों ही फील्ड में मास्टर हैं डॉक्टर अश्विनी रावत जी। चलिए उन्हीं से जानते हैं आगे हम कैसे डिटेल में क्या क्या कर सकते हैं। वेलकम टू द CPW वर्ल्ड। आज हम हैं बोरीवली में हम अथर्वा स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर पे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी रावत जी, जो एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट है। चलिए आज जानते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं से डिटेल में। वेलकम टू द CPW वर्ल्ड। थैंक यू मैम, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए। ओके मेरा नाम अश्विनी विकास राउत है और मैं पिछले 22 सालों से ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज वॉइस पैथोलॉजी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अथर्वा स्पीच एंड हियरिंग केयर प्राइवेट लिमिटेड की हूँ। हमारे 9 क्लिनिक्स है मुंबई और गोवा में। हम लोग बेसिकली ऑडियोलॉजी में सारे बच्चे या एडल्ट्स राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ बर्थ टू 100 इयर्स ऑफ एज सारे लोगों के टेस्ट करते हैं कान के, और उनके रिपोर्ट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। दैट इज डन इन ऑडियोलॉजी। सेम वे इन स्पीच थेरेपी में बहुत सारे बच्चे हकलाते हैं, बहुत सारे तुतलाते हैं, या बहुत सारे बच्चे बात नहीं करते हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपी दिया जाता है। सिमिलरली वॉइस केसेस होते हैं, जो टीचर्स या सिंगर्स या प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स होते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ यूज़ करने की वजह से उनके गले में तकलीफ होता है और आवाज़ बैठ जाता है, उसका थेरेपी होता है। स्वॉलोइंग का थेरेपी होता है। ऐसा ये सब बड़ा पर्सपेक्टिव है एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के ट्रीटमेंट्स का। ओके मैम, जैसे आपने बताया हकलाना और तुतलाना, और एक थर्ड था वॉइस का प्रॉब्लम। ये तीनों में थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि क्लियरली ये है क्या। हकलाना इज जो बच्चे अटक के बात करते हैं, वो हकलाने में काउंट होता है। तुतलाने में मुझे तब चाहिए, दैट इज मुझे कब चाहिए के जगह क को त बोलते हैं, या र को त बोलते हैं, या ट बोलते हैं, उसको तुतलाना बोलते हैं। और वॉइस थेरेपी में जो बहुत जोर से बात करने की वजह से गला सूज जाता है, फ्रीक्वेंटली आवाज बैठ जाना, या लड़के ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम फीमेल वॉइस में बात करते हैं, वो भी वॉइस में आता है, उसको प्यूबरफोनिया बोलते हैं। सो डिपेंडिंग क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता है। ओके मैम, ये जैसे इनके कोई पेशेंट्स हैं, जैसे उनको ये हो गया है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये मुझे प्रॉब्लम्स होने वाली है या फिर स्टार्ट हो गई है? ओके, फॉर इन चिल्ड्रन बोलने की प्रॉब्लम्स बाय फर्स्ट बर्थडे, अगर नॉर्मल बच्चा है ना 8 से 10 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं। अगर वो नहीं बात कर रहा है उतना, तो कुछ तो प्रॉब्लम है करके पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा सा देर से बात करते हैं बट दैट इज फाइन बोलते हैं। बट अगर उनका चलना लेट हुआ है या बैठना लेट हुआ है, उनका फिजिकल माइलस्टोन्स अगर लेट है, तो बोलना भी लेट होता है, तो हमको मेंटली मालूम होता है कि बाबा ये बच्चे को प्रॉब्लम आ सकता है। सिर्फ डिलेड बात करना इतना ही प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो बच्चे लोगों के आगे चल के रीडिंग राइटिंग इश्यूज हो जाते हैं। उसके लिए अगर पहले पता होता है तो पहले ट्रीट करो और उसको
जड़ से ही निकाल दो। दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के तारीख में है, बिकॉज इतना कंपटीशन है कि स्कूल में रीडिंग राइटिंग इश्यूज हो जाते हैं तो बच्चा पीछे रह जाता है। तो वो ना हो उसके लिए स्टार्टिंग से ही करना बहुत इजियर होता है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हो या फिर किसी अडल्ट को हो, तो उनके फैमिली मेंबर्स को या फिर उनके पेरेंट्स को किस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट एज रोल ऑफ अ पेरेंट या फैमिली मेंबर्स इज टू एक्सेप्ट कि हमारे बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाता है वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, मतलब क्या उसको थेरेपी में लेके जाना है या घर पे एक्सरसाइजेस कराना है, वो समझ के करना शुरू करते हैं। वरना क्या हो जाता है कि आज मुझे टाइम है तो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, फिर 2 दिन टाइम नहीं है तो नहीं ध्यान दिया, फिर तीसरे दिन तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा ना, तो रिजल्ट नहीं आते। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको एक्सेप्ट करके कि मुझे ये बच्चे के पीछे इतना मेहनत करना है, रोज का मुझे आधा घंटा निकालना है तो उसमें रिजल्ट आएगा। वरना वो बच्चा तो कुछ बता नहीं पाएगा, तो जो भी है पेरेंट्स ही उसका आवाज होता है। ओके, ये कंसिस्टेंसी जो हर सिस्टम में या हर काम के लिए जरूरत होती ये है। तो प्रॉब्लम ही है, तो इस पे तो और ही और ज़्यादा होना चाहिए, yes. हमें ध्यान भी अच्छे से देना चाहिए, राइट। ओके मैम, जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेरेंट्स को ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पे विशेष ध्यान देना चाहिए? एग्जांपल जैसे आपने बता दिया कि जो पॉइंट्स होते हैं उन पे पेरेंट्स, उनकी आवाज़ होते हैं, वो सब होते हैं। उसके अलावा हमें क्या बच्चों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि ये इन पे नहीं करना चाहिए जिससे इनको नेगेटिव असर हो सकता है? ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं? बाय एंड लार्ज अगर बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली हकला रहे हैं या तुतला रहे हैं, तो हम नॉर्मल पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई गेस्ट आ गया तो बोलते हैं कि पोएम बोल के बता दो, अपना कॉलर टाइप करना या ये कहानी बता दो। तो बाय एंड लार्ज तभी बच्चा अगर अटक गया या बच्चे ने क को तो बोल दिया या रॉन्ग बोल दिया तो सामने वाला हंस सकता है और उससे उसका कॉन्फिडेंस बच्चे का कम हो सकता है। तो अनजान लोगों के सामने या किसी के सामने बोल के बता, ये वाला जो चीज है ना वो नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ओवर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो वो लॉन्ग टर्म जाएगा, वो एक मोमेंट के कॉलर टाइट करने के लिए वो नहीं होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज ये है कि जब बच्चा अटकता है तो सारे पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, लोग चढ़ाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बताने से बेटर है बच्चे को बोलो अच्छा ठीक है अटक गया, रुक जा और फिर से चालू कर, तो वापस फिर से बात कर। बाय एंड लार्ज जब बच्चे फिर से बोलना चालू करते हैं तो वो नहीं अटकते, सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि मैं अगर रुक के बात करूंगा तो नहीं अटकूंगा। अगर ये पेरेंट्स उनको समझ के अंडरस्टैंड करके वहीं पे प्रॉपर तरीके से उसको अप्रोप्रिएटली रोके ना, तो बहुत सारे बच्चे उसमें से निकल जाते हैं, तो आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होते हैं। ओके, इससे एक जैसे मुझे समझ में आ रहा है, इससे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को लगेगा ये मेरा बैकबोन है, मेरे मम्मी डैडी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे है प्रॉब्लम्स ठीक है, लेकिन मेरे मम्मी डैडी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाता है और वो नेक्स्ट टाइम पे वो और सोच समझ के करने की कोशिश करता है, राइट। ओके, सेकंडली ओके मैम, जैसे ऐसे पेरेंट्स को आप ऐसा सजेशन क्या करेंगे ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे प्रॉब्लम्स में उन्हें सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चा अटक रहा है, ओके, बाय एंड लार्ज जब बच्चा अटकता है ना, कंप्लेंट पेरेंट्स क्या लाते हैं कि 3-3.5 साल तक तो एकदम बराबर बात कर रहा था, अचानक से ये अटकने लग गया, तो इमीडिएटली एक स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाइए, वो आपको एक्सरसाइज देंगे जिससे वो कंट्रोल हो सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। इंस्टेड ऑफ बहुत बार क्या हो जाता है, घर पे दादा दादी होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अपने आप हो जाएगा, कोई चीज अपने आप नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम आया है तो उसको सोल्यूशन के लिए कहीं तो दिखाना होगा, रुक के वो बढ़ने के बाद दिखाने से बेटर है इनिशियली दिखा दो ताकि वो आगे बढ़े ही नहीं, ताकि वो टाइम पे इलाज हो। ओके,
मैम ये तो हो गए हमारे सॉल्यूशंस के बारे में, पेरेंट्स को ध्यान देने की मेन चीज़ों के बारे में। अब अथर्वा सेंटर ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से पेरेंट्स को या फिर ऐसे बच्चों को बहुत हेल्प हो जाता है? ओके, हमारे यहाँ हर बच्चा जो आता है स्पीच थेरेपी के लिए, उसको रूटीन स्पीच थेरेपी के साथ साथ न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी प्लस ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, जिसका कंबाइंड इफेक्ट से बच्चे फटाफट जल्दी ठीक होना चालू हो जाते हैं। सो ये हमारे यहाँ एज अ रूटीन फॉलो होता है कि इट इज़ अ कंबाइंड थेरेपी, इट इज़ नॉट कि सिर्फ रूटीन स्पीच थेरेपी हम नहीं करते, हम उसको कंबाइंडली सब यूज़ करते हैं मोडेलिटीज। ओके ओके, तो ये तो एक अलग ही बहुत ही एडवांस हो गया मैम। जैसे ब्रेन जिम जिससे हमें जो जड़ होती है, जो प्रॉब्लम्स की जड़ है, वहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एडवांस हो गया। तो ओके मैम, हमारे व्यूअर्स को और थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। In brain gym, it is a set of 26 different exercises जिसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपका ब्रेन का आप बोलो वायरिंग वो एकदम स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे आपने जैसे कहा कि जड़ से, तो वो जड़ से उसको हम निकालने का कोशिश करते हैं सो दैट एवरीथिंग सिट्स इन अ प्रॉपर प्लेस। जैसे मैं पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ ना, ब्रेन इज लाइक अ जिगसॉ पजल, वो उसका एक फिट हो गया तो सब बराबर फिट हो जाते हैं, वैसे वो बराबर फिट होने लगते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है। ओके मैम, आपने इतना अच्छा सब कुछ बताया मैम। अभी ऐसे पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक अच्छा सा मैसेज बता दीजिए। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज एज अ पेरेंट अगर हम रखें ना, तो बच्चे में प्रोग्रेस होनी ही होनी है। उनके मूड और फीलिंग के हिसाब से नहीं जाके अपने को जो चाहिए है कि फोकस्ड रह के अगर हम करें तो हर बच्चा डेवलप कर जाता है। ओके मैम, ये तो बात हो गई हमारी स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में कि हमें बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस बारे में हम लोग ने डिटेल में समझा। अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ऑडियोलॉजी के बारे में, इसमें क्या हो सकता है? इन ऑडियोलॉजी दो पार्ट्स है, पीडियाट्रिक और अडल्ट। ओके, पीडियाट्रिक में हम लोग हमारे यहाँ पे डे 1 ऑफ बर्थ टू हम लोग 5 इयर्स तक बेरा करके टेस्ट होता है, वो करते हैं। ओई करके टेस्ट होता है, या 3-4 और टेस्ट है लाइक ASSR है या बिहेवियरल ऑडियोमेट्री है। ये सारे अलग अलग टेस्ट है जो करके देखते हैं कि बच्चों का हियरिंग इंटैक्ट है क्या। तो बाय एंड लार्ज आज की तारीख में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है इमीडिएटली ओई करके टेस्ट किया जाता है, जस्ट टू सी कि बच्चे का हियरिंग नॉर्मल है क्या, जो भी धीरे धीरे इंडिया में भी पिकअप हो रहा है। सो वी आर डूइंग ओई स्क्रीनिंग फॉर चिल्ड्रन सो दैट पहले ही दिन पता चले कि बाबा बच्चा ओके है। सो अगर उसमें प्रॉब्लम आता है, समझो कि बच्चे को प्रॉब्लम आया, तो हम लोग बेरा टेस्ट करते हैं विच इज अ डिटेल्ड टेस्ट। ओई इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर ओई बेरा करते हैं और बेरा का रिपोर्ट अगर नॉर्मल आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आया तो अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आगे उनको करना क्या है। अगर बहुत सारे बच्चों को सुनने के नस में तकलीफ आता है तो एट अ अर्ली एज हम लोग उनको कान का मशीन लगाते हैं सो दैट डे जितना जल्दी आप बच्चे को कान का मशीन लगाते हैं वो सुनना चालू करता है। जिस दिन मशीन लगाते हैं दैट इज द डे 1 ऑफ बर्थ ऑफ हिज हियरिंग। तो उस वहां से एटलीस्ट थोड़े दिन वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा। तो जितना जल्दी आप उसको मशीन लगाते हैं उतना जल्दी उसका सुनने का चालू हो जाता है। जैसे सुनेगा वैसे समझेगा, समझेगा तो बोलेगा। तो ये पूरा जो विशियस सर्कल है वो फॉर्म होता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल ये करना जरूरी होता है। और नॉर्मल चाइल्ड विल स्पीक अराउंड द एज, मतलब नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है 3 से 5 साल तक मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो उसके ये एज में उसको नॉर्मल बोलना आना चाहिए। तो उसके लिए अर्ली एज में आपको मशीन लगाना है और उसको सुनाना है और थेरेपी देके बात करवाना है। दैट इज 1। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मशीन से सुनाई नहीं देता है
तो हम लोग उनको कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए रेफर करते हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट इज अ सर्जरी जिसमें वो अलग टाइप का मशीन होता है और इम्प्लांट किया जाता है, वो आर्टिफिशियल नस बिठाया जाता है और फिर वो मशीन लगा के वो सुनते हैं। सो डिपेंड्स क्या रिपोर्ट आता है उस के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या आप पेशेंट को गाइड करते हैं, पेरेंट्स को कैसे गाइड करते हैं। एडल्ट में प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री ये टेस्ट किए जाते हैं, स्पीच ऑडियोमेट्री, और उनके रिपोर्ट के बेसिस पे उनको कौन सा मशीन जाएगा, बिकॉज एडल्ट में मशीन का वाइड रेंज है, बहुत ज्यादा कंपनीज है और उनके 100 हर कंपनी के 100 से ज्यादा हियरिंग एड्स होंगे। तो उसमें से प्रॉपर सिलेक्शन करके उनको फिटिंग करके प्रॉपर काउंसलिंग करना पड़ता है, बिकॉज बाय एंड लार्ज सब लोग आते हैं कि हमने सुना है लोगों को बोलते हुए कि ये सूट नहीं करता है, सूट नहीं करता है नहीं होता है, इट इज प्रॉपर उतना जब भी बुलाओ रिक्वायर्ड फॉलोअप के लिए आप आओगे नहीं तो वो सेटिंग हो नहीं सकते हैं, तो आपको आना होता है, ये काउंसिल करते रहना पड़ता है। तो जब भी आप ये करते हो तभी जाके आपको रिजल्ट मिलता है कि मैंने आज हियरिंग एड लगाया, भले वो एडल्ट को हो या बच्चे को, और कल से सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये ब्रेन रिलेटेड है, यू हैव टू कम फॉर फॉलोअप्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले वो बच्चा हो या एडल्ट हो, फॉलोअप इज मस्ट। जैसे आपने बताया मैम, बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम है T1 से ही, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम, वो जो मशीन है उसको लाइफ टाइम के लिए रहेगा या फिर उसका कुछ ड्यूरेशन रहता है कि इतने? अगर आपका बच्चे को सुनने के नस में प्रॉब्लम है तो मशीन आज के तारीख में इट इज लाइफ टाइम, आइदर हियरिंग एड पहनते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं, बट ये लाइफ टाइम है। आज रिसर्च सब जगह दुनिया में चालू है कि कुछ और ऑल्टरनेटिव हो, बट अभी तक तो दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। ओके, अच्छा, ये कॉक्लियर इम्प्लांट जो है ना, वो एक आर्टिफिशियली नस बिठाया जाता है, राइट, जैसे आपने बताया, तो ये एज ए सर्जरी के थ्रू होता है। आपको हियरिंग में जो हियरिंग के प्रॉब्लम्स पेशेंट्स होते हैं उनमें आप क्या क्या सर्विसेज होते हैं ऐसे? हियरिंग में पहले तो टेस्टिंग होता है, जांच करने के बाद हम लोग बताते हैं कि कौन सा आपको रिक्वायर्ड है हियरिंग एड, और उसके हिसाब से हियरिंग एड का ट्रायल दिया जाता है, मशीन आपको लगा के दिखाते हैं, फिर कान का माप लेके मशीन बनता है। मशीन कभी भी ओवर द काउंटर ये ले लो और फिट नहीं होता है, उसको आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से ही वो कस्टमाइज प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग इज अ स्किल जो ऑडियोलॉजिस्ट करके देते हैं आपको, बिकॉज ये हर कोई नहीं कर सकता है एग्जैक्टली जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, आपका लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हुआ तो यू विल हियर लाइक पहले, अदरवाइज बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं या फिटिंग इश्यूज होते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिमिलरली बच्चों में अगर हम लोग करते हैं तो बच्चों में भी उनको वो बता नहीं सकते हैं कि मुझे ये साउंड सुनाई दे रहा है या ये साउंड ज़्यादा है ये कम है, सो अलग अलग टेस्ट होते हैं मशीन लगाने के बाद भी, जस्ट टू चेक कि बाबा बच्चा बराबर वो रेंज में सुन रहा है कि नहीं, तो वो पीरियोडिकली वो टेस्ट करते रहना पड़ता है और उससे पता चलता है कि हमने जो फिटिंग किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, बच्चा बराबर अगर फिटिंग प्रॉपर है तो बच्चा सुनेगा तो बोलेगा भी बराबर, तो बच्चे के अटेम्प्ट ऑफ स्पीच से भी पता चलता है कि वो सुन रहा है कि नहीं, कि कितना बोलने की कोशिश कर रहा है और स्पेसिफिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे हियरिंग एड्स जो होते हैं उसमें क्वालिटी ऑफ द हियरिंग एड एंड स्पीच वो हैंड इन हैंड जाता है। तो ये हियरिंग एड लगाया है तो क्या डिस्टॉर्शंस आ सकते हैं स्पीच में, तो उस हिसाब से हमको पता चलता है कि कहाँ पे प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जैसे आपने बताया मैम हियरिंग एड्स की जरूरत है तो हमें तुरंत वहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं उसके करने के बाद हमें लगाना चाहिए, तो वो जैसे वो हियरिंग एड्स लगाते ही वो कोई भी पेशेंट्स बच्चा हो या फिर अडल्ट हो सुनना तुरंत स्टार्ट कर सकता है या फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मैनेज करने का? किसी को भी
आप जब हियरिंग एड लगाओ, बच्चा या बड़ा, इट इज अ फॉरेन बॉडी। जी बिल्कुल। तो फॉरेन बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त जाता है, किसी को ज्यादा जाता है, किसी को कम जाता है। बट वो एडेप्टेशन पीरियड खत्म हो जाए ना, उसके बाद एडल्ट में इट इज फास्टर, बिकॉज उन्होंने लाइफ लॉन्ग सुना है, तो उनको पता है कि क्या वर्ड्स है क्या नहीं है, तो उनको वो सीखना नहीं पड़ता है। बट बच्चों में हमको हर वर्ड सिखाना पड़ता है। तो वो स्पीच थेरेपिस्ट जब भी हम लोग थेरेपी देते हैं मशीन लगाने के बाद, तो वो एटलीस्ट 2 years ऑफ थेरेपी मिनिमम लगता है टू गेट गुड रिजल्ट। सो दैट इज अ प्रोसीजर। ओके, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई पेशेंट्स पहले अच्छा सुनता था, किसी रीजन पर उसको वो प्रॉब्लम्स हो गया, वो नहीं सुन पा रहा है, तो उस टाइम पे अगर हेयरिंग एड्स की जरूरत पड़ी उसको, तो उसके बाद वो उसको लाइफ टाइम होना चाहिए या फिर लाइफ टाइम तक जाता है, या फिर कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स भी है कि थोड़े टाइम के लिए फिर वो ठीक हो सकता है, नॉर्मल रेंज पे आ सकता है, वैसा कुछ हो सकता है? अगर उसको मिडिल, अपने कान के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अगर उसको आउटर ईयर या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है, तो वो दवाई से ठीक हो सकता है या सर्जरी से ठीक हो सकता है। और आउटर और मिडिल ईयर की वजह से जब सुनने को कम होता है, तो ईएनटी सर्जन के पास रेफर किया जाता है, ताकि वो अगर ऑपरेटिव है या विथ मेडिसिन है तो वो करेक्ट किए जा सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम इनर ईयर का है, तो सिर्फ मशीन लगता है, दैट इज अ परमानेंट डैमेज। Devendra Shah. I am 70 years old. 15-20 years back, I had a severe hearing problem. I was going to Dr. Kirtane for my treatment. Dr. Kirtane, after checking, advised me that the nature of deafness that you are having cannot be operated upon and you can use hearing aid. Dr. Kirtane suggested me name of Dr. Ashwini, whom I contacted about 15-16 years back, and I purchased my first hearing aid from her, which lasted me for a very long time. After that, I am continuously going to her for my treatment, and she is treating me like a father. And she is so, I should say that I feel very embarrassed actually, because she doesn't charge me anything for the treatment that she is giving me for a long time. Only because probably she respects me, or whatever has happened between her and me, I cannot say. But even today I am buying a new hearing aid made from Sparky. She is not charged me anything except the value of the hearing aid, and I will be ever grateful to her for the treatment she has been giving to me, and also the facilities that she has in her consulting room, and the way she treats the people, the way she keeps her face smiling. It is really very rare in the cases of people who treat patients. I am a lawyer by profession. I have been with the hearing aid problem. Actually, I visited you. I am your patient this last about 3 years, and whatever equipment you have given after consultation, actually, I am satisfied, and now I am much better. हेयरिंग में हम ऐसा क्या अलग करते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है, अथवा काफी अच्छा रिजल्ट होता है? हम 22 साल से अथर्व स्पीच एंड हियरिंग केयर प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारा वी आर ऑथराइज्ड डीलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स एंड वी आर द डायमंड पार्टनर्स फॉर ऑल। सो हम लोग कोई ब्रांड स्पेसिफिक डिस्पेंसिंग नहीं करते हैं। हम लोग लाइफस्टाइल एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हियरिंग एड आपको एडवाइस करते हैं। हम लोग इवन इन बच्चों में मिनिमम 3 ट्रायल देते हैं, विद एडल्ट ऑल्सो, विद डिफरेंट कंपनीज, ताकि हमको भी क्लियर हो और जो पेशेंट है उसको भी क्लियर हो कि उसके लिए ये द बेस्ट है, सो दैट ही गेट्स दैट एक्सपीरियंस। सो उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से भी डिसाइड है हियरिंग एड, विच इज वेरी डिफरेंट। अदरवाइज अगर आप 1 या 2 ब्रांड की डिस्पेंसिंग हो तो आप उसी में से कोई तो हियरिंग एड देते हो, तो दैट वी डोंट डू। वी डू इट बाय, अगर जितना हमको लगता है कि ये नहीं, इससे ये बेटर है, या तो वी डू अ ट्रायल ऑफ ऑल दोस एंड देन गिव डिस्पेंस हियरिंग एड। ओके, तो आपके मतलब आपके पास लार्ज ऑफ वैरायटीज है जिसकी वजह से वो
मनचाहा जो ब्रांड दे सकते हैं। ब्रांड कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब एक मैसेज दे दीजिए हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे जैसे पेशेंट्स के लिए, जो उन्हें क्या बेस चीज़ पे ध्यान देना होता है। अर्ली डायग्नोसिस, जितना अर्ली पता चले उतने आगे के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इन चिल्ड्रन अगर हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं तो हमारा एम है कि वो बच्चा नॉर्मल स्कूल जाए, नॉर्मल बात करे, नॉर्मल सबके साथ बिहेव करे। दैट इज आवर एम इन चिल्ड्रन। वेरेस एडल्ट में अगर हम देखते हैं कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हुआ ना तो उनका अंडरस्टैंडिंग पावर जो रहता है, वर्ड अंडरस्टैंडिंग पावर, वो इंटैक्ट रहता है। अगर जितना आप लेट इसको डायग्नोस करो और लेट मशीन पहनना चालू करो तो उनका समझ शक्ति उतना कम हो चुका होता है वर्ड्स का, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो बोलते हैं वो इंटैक्ट रख सकते हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू हैव गुड हियरिंग हेल्थ। ओके मैम, थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। ओके, अथर्वा के सेंटर्स कहाँ पे हैं मैम? हमारा मेन सेंटर बोरिवली में है। वी हैव बोरिवली, खार, अंधेरी, चोरनी रोड, सायन, थाना, गोवा। एंड हमारे कंसल्टिंग से जो मलाड, कांदिवली, वसई, विरार और घाटकोपर में है। सो वी हैव इन लॉट ऑफ प्लेसेस इन मुंबई एंड गोवा। ऑलमोस्ट पूरा कवर करते हैं। ओके ओके, ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है कि हेयरिंग या फिर स्पीच पे आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स या फिर आपके खुद पे या फिर आपके बच्चों पे, तो आप दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होंगी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे ये थी डॉक्टर अश्विनी रावत। आज हमने उनके बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में, अथर्वा स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर के बारे में बहुत कुछ जाना। जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट में अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले माँ बाप को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, उनको खुद एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसे हमें शॉर्ट आउट करना है या फिर इसके बारे में हमें सोचना है या फिर इसकी कोई उपचार करनी है। तो सबसे पहले हमें खुद को भरोसा दिलाना होगा या फिर खुद पे विश्वास करना होगा कि हम ये अच्छी तरीके से इस पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो प्रॉब्लम आपको दिखती है, जैसे उन्होंने जो सिम्टम्स बताए थे उनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं तो तुरंत सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। उसके बाद जितने अर्ली स्टेज में हो सकता है इसका हम इलाज शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। तो डॉक्टर अश्विनी रावत जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अच्छी एक्सपीरियंस और नॉलेज हमारे साथ CPW वर्ल्ड के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी हमें व्यू करने के लिए, हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।